मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और दिखाते हैं आपको दिल्ली धमाके में क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए सोमवार शाम हुए धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक कार में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाकों के बाद आग भड़क उठी। दरअसल सोमवार शाम करीब 7 बजे लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद आसपास की कई गाड़ियां भी आग की लपटों से घिर गईं, जिसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच NIA को सौंप दी है। लाल किले को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। फॉरेंसिक टीम सैंपल लेकर कोई ठोस सबूत तलाश कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार तेजी से जांच जारी है। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने अमित नाम के कार डीलर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को लाल किले के पास जिस i20 कार में धमाका हुआ, वो कार इसी डीलर से खरीदी गई थी। लिहाजा पूछताछ के लिए अमित को हिरासत में ले लिया गया है। सोमवार को हुए इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए NIA को जांच का जिम्मा सौंपा है। अब दिल्ली, फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक दबिश डाली जा रही है और इस घटना के एक एक तार को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब ये कार डीलर पुलिस की हिरासत में है। तो अमित नाम का कार डीलर है, वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और लगातार इस ब्लास्ट केस में जांच तेज हो रही है। ये जो डीलर है, इसी डीलर से ये ब्लास्ट में इस्तेमाल जो कार थी वो खरीदी गई थी। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच NIA ने तेज कर दी है। NIA की टीम कई जगहों पर जांच कर रही है। NIA की टीम कार ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची और ब्लास्ट वाले दिन वहां जो गाड़ियां खड़ी थी उनकी छानबीन की गई। इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किए गए और मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी। NIA ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन गाड़ियों में से किसी की कड़ी इस कार धमाके से तो जुड़ी हुई नहीं है। और DD न्यूज़ पल पल दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबर अपडेट कर रहा है। इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, दिव्यांशु और दीपक रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस बारे में जानकारी भी लगातार दे रहे हैं। मुकेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ नए खुलासे इस पूरे मामले में अभी तक हुए हैं? धमाका हुआ था मेरे ठीक पीछे, आप देख सकते हैं, और लगातार वीडियोस जो हैं वो भी मीडिया में आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। और उस ब्लास्ट का वीडियो अभी हमने देखा कि किस तरह से मेरे ठीक पीछे रमा आप ये देख सकते हैं, व्हाइट कलर का पूरा कर्टन किया गया है, पूरे स्पॉट को ढका गया है। यहाँ पर वो बस है जो क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी है, साथ में NIA ने अभी यहाँ करके इन्वेस्टिगेशन करी और जो गाड़ियाँ साइड में खड़ी हैं उन पर भी उन्होंने उनके नंबर प्लेट उनके अंदर जा करके जाँच करी कि क्या इसमें भी कोई संदिग्ध की गाड़ी तो नहीं है। साथ ही साथ ये जो रेड लाइट पे आप कैमरा देख सकते हैं, इसी कैमरे की वो तस्वीर है। जब धमाका हुआ वो गाड़ी यहीं आकर के रुकी थी, उसके बाद ये कैमरा भी ब्लैकआउट हो जाता है, यानी धमाका इतना तेज था। अमित नाम के जो डीलर की है इसमें गिरफ्तारी की गई है, यानी उसको हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ जारी की जा रही है कि किस किस को ये गाड़ी बेची गई थी। सलमान ने बोला देवेंद्र को दी, देवेंद्र ने कहा डीलर को बेच दी, डीलर ने तारिक को बेची। क्या इसके बीच में और भी कोई कनेक्शन था, किसी और को हैंडओवर हुई ये गाड़ी बेचने और खरीदने के बीच में, और कागज क्यों उसके चेंज नहीं हुए, सलमान के नाम पे ही क्यों गाड़ी है। और साथ ही साथ आप देखिए श्रीनगर में भी लगातार धरपकड़ जारी है, वहां पर भी 225 जगहों पर जो है NIA की टीम ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर छापेमारी करी है और वहां से भी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। यानी लगातार ये फरीदाबाद गैंग अल्फला यूनिवर्सिटी जो है, इससे पहले किसी ने इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन अब सारा सेंटर पॉइंट जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंच गया है, जहां पर मुजम्मिल और उमर जो थे वो
पढ़ाई करते थे, जो काम करते थे, 3 साल से उमर वहीं था और वही गाड़ी को लेकर के दिल्ली की तरफ आता है। इसी पार्किंग में वो 3 घंटे यहाँ बिताता है। फिर आधे घंटे बाद ये ब्लास्ट करके, किस तरह का ये ब्लास्ट था, उसमें जो इस्तेमाल किए गए जो भी एक्सप्लोसिव थे वो कहाँ से थे, क्या अमोनियम नाइट्रेट से ही ब्लास्ट किया गया था या कुछ और भी उसमें शामिल था, क्योंकि ब्लास्ट का धमाका इतना जबरदस्त था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, आसपास की जो गाड़ियां थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। जो लोग इसकी चपेट में आ गए वो बुरी तरह से जख्मी हुए या उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो वो तमाम जांच का विषय। अब जब एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है तो एक एक करके पड़ तो खोली जा रही है। और ये नहीं, ये केवल जम्मू कश्मीर हरियाणा में नहीं हो रहा है, दिल्ली में नहीं, और राज्यों में भी जो टीम है वो एक्टिव हो चुकी है। अब सुनने में आया मुंबई एटीएस ने भी किसी की गिरफ्तारी की है। क्या इसी प्रकरण में वो गिरफ्तारी हुई है या वहां पर कुछ और गतिविधि थी? एक और टीचर की गिरफ्तारी है, इब्राहिम नाम के टीचर की गिरफ्तारी वहां पर हुई है, उसकी भी खबर आ रही है। तो लगातार पूरे हिंदुस्तान में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग इसके साथ जुड़े थे एसोसिएट से, उनको पकड़ा जा रहा है, इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा रहा है। एक मौलवी का नाम, इमरान नाम के मौलवी का नाम भी आ रहा है, जिसने इन सबको आपस में जोड़ा, शाहिदा को जोड़ा, फिर मुजम्मिल को जोड़ता है, आदिल को जोड़ता है और फिर उमर को लेकर के आता है। तो हर एक कनेक्शन पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल दिव्यांशु, लगातार जो है इसमें जांच तेज होती जा रही है, तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है और देश भर में लगातार जो है इस पूरे मामले के जो संपर्क सूत्र हैं वो तलाशे जा रहे हैं। ये जो अमित डीलर जो है, जो गिरफ्तार किया गया है, ये इस मामले में कितनी अहम कड़ी है और एनआईए किस दिशा में पूछताछ कर रही है? क्या कुछ इस पूछताछ के बारे में और कुछ पता लग पाया है? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो कार डीलर को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो काफी इम्पोर्टेंट किरदार है इस पूरे मामले में। दरअसल जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उसी i20 गाड़ी को इसने सबसे लास्ट बार जो है किसी को बेचा था और यही है कि उसको हिरासत में लिया गया है। और ये पूरी जानकारी फरीदाबाद पुलिस ने हमें कंफर्म की है कि हाँ, हमने ही उसको हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस को सौंपा था, जिसके बाद अब न केवल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बल्कि उसके साथ एनआईए की टीम भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि एनआईए को ये मामला ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो इनपुट्स हैं, कुछ जानकारियां हैं, कुछ खुलासे हैं, वो हो रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जो मृतक हैं उनकी इनिशियल जो पीएम रिपोर्ट है उसकी भी कुछ जानकारियां हमें हाथ लगी हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो मृतक है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि उनकी जो डेथ है या तो वो बर्न इंजरी की वजह से हुई है या फिर एक्सप्लोजन की वजह से हुई है। अक्सर हम देखते हैं इस तरह के जब ब्लास्ट होते हैं, पिछले कई ब्लास्ट के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें मेटल्स का इस्तेमाल होता है, छर्रों का इस्तेमाल होता है और कई लोगों की डेथ तो उस मेटल से इंजरी की वजह से होती है। हालांकि इस ब्लास्ट का पैटर्न जो है वो काफी अलग देखा गया है और यही वजह है कि इस ब्लास्ट को लेकर जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में किया हुआ ब्लास्ट लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की हो, क्योंकि ब्लास्ट में इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जब एक्सप्लोजन हो तो उससे ज्यादा दूर तक जो है उसका इंपैक्ट हो, ज्यादा दूर तक लोग इंजर्ड हो और उनकी मौत हो। लेकिन इस मामले में हमने ये देखा गया है जो एक्सप्लोजन हुआ है उसकी वजह से ही लोगों की डेथ हुई है। बहुत दूर तक हम कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट नहीं हुआ है। हालांकि इंटेंसिटी इसकी काफी ज्यादा थी, आवाज काफी दूर तक सुनाई दी, लेकिन उसमें मेटल ना होने की वजह से उसका इंपैक्ट जो है कुछ ही दूरी पर रहा। और यही वजह है कि इसमें अभी तक हम कह सकते हैं कि 9 लोगों की मौत हुई है और जो है 20-25 लोगों के आसपास जो है इसमें घायल हुए हैं। लेकिन फिलहाल इसके जो तार हैं वो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर टेरर मॉड्यूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने एक बात और हमें कंफर्म की है कि इस पूरे मामले में एक उमर नाम के शख्स की हमें तलाश थी जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब फरीदाबाद पुलिस को ये इनपुट दिया कि इस तरह का एक टेरर मॉड्यूल जो है वो फरीदाबाद में फिलहाल सक्रिय है, उनके पास कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ और एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस जो है एक्टिव हुई और इस पूरे मामले में मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। और फरीदाबाद पुलिस ने हालांकि ये भी कहा है कि हमें एक उमर नाम के शख्स की तो तलाश जरूर थी, लेकिन अभी हम ये जानकारी लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं मुंबई महाराष्ट्र आतंकवादी निरोधी
दस्ते की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। मुंबई एटीएस ने इब्राहिम को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मुंबई एटीएस ने इब्राहिम नामक शख्स को हिरासत में लिया है। मुंब्रा कोसा में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस दौरान कार्रवाई करते हुए शिक्षक इब्राहिम आबिदी के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एटीएस ने घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं और इन सामग्रियों की तकनीकी जांच की जा रही है। तो मुंबई महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते की बड़ी कार्रवाई है जिसमें इब्राहिम नामक एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से कई जो संदिग्ध सामग्री है वो बरामद हुई है। तो मुंबई एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। शिक्षक है इब्राहिम आबिदी जिसके घर पर एटीएस की छापेमारी हुई है। हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, क्या और जानकारी है इस पूरे मामले में? महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी अब एक्टिव हो चुका है। हमने जिस प्रकार से देखा कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो है अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसके नतीजा अगर देखा जाए तो जितनी भी दहशतवादी एक्टिविटीज है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उस पर जो है इस वक्त जो है सरकारें ध्यान दे रही है। खासतौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो ध्यान दे रही है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में एटीएस द्वारा एक शख्स को जो है गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है। उसका नाम है इब्राहिम अबिदी, जो कि थाने इलाके के मुंब्रा में जिसका घर था। हालांकि जो एक एटीएस की टीम थी उसके घर पहुंची और उसके घर से जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है जैसे कि लैपटॉप जैसे की बातें करें, इस प्रकार से जो वस्तु है पुलिस ने उसको हालांकि उसको अपनी हिरासत में लिया है। मोबाइल फोन जो है उसको जब्त किया है और साथ ही साथ इब्राहिम को भी जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। ये कहा जा रहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। जहां तक बात करें इब्राहिम अबिदी की, इब्राहिम अबिदी एक शिक्षक कहा जा रहा है कि एक शिक्षक की नौकरी करता है, लेकिन अब तक इस बारे में जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि हालांकि किस प्रकार से और किन आतंकवादी गतिविधियों में इब्राहिम अबिदी जो है वो अभी तक उनके कनेक्शन जोड़ पाया। हालांकि इसके बारे में अब तक पुलिस जो है जांच कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक जो है उनको हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल। शिशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जो मिले हैं इब्राहिम आबिदी के पास से, इसमें क्या कुछ इनसे निकल कर आया है और क्या इसके तार भी तमाम जो देश भर में, पहले हम गुजरात की बात कर लेते हैं, फरीदाबाद की बात कर लेते हैं, फिर दिल्ली में जिस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या इससे भी इसका संबंध हो सकता है? देखिए, जहां तक बात करें पुलिस की छापेमारी की, तो पुलिस की छापेमारी में लैपटॉप जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ मोबाइल फोन है वो हिरासत में जो है पुलिस ने अब तक ली है। जहां तक बात करें कनेक्शंस की, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसके बारे में क्या कनेक्शंस है, लेकिन ये पुलिस एटीएस द्वारा की गई कार्रवाई तो जाहिर सी बात है ये कहा जा सकता है कि क्या इब्राहिम अबिदी जो है वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में लिप्त था, क्या उसके कनेक्शन थे। ये कहीं ना कहीं पुलिस एटीएस जो है खास तौर पर उसकी तफ्तीश करेगी और उसके ऊपर जो है और छानबीन करेगी, लेकिन अब तक इस प्रकार से कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया है। जी शिशिर, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्यांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दीपक, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरह के जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम इस पूरी कार्रवाई में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे इम्पोर्टेंट जगह फरीदाबाद ही फिलहाल नजर आ रही है। एक तरीके से इस विस्फोट का एक एपिक सेंटर जो है वो फरीदाबाद ही नजर आ रहा है। एक के बाद एक तार जो भी अब तक जुड़ते आ रहे हैं वो फरीदाबाद से ही जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना, उसके बाद लाल किले के पास विस्फोट होना और उसके बाद जब उमर जिसके जो सबसे मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है उसका कनेक्शन फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आना, तो ये तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त फरीदाबाद कमिश्नर दफ्तर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और जो जानकारी निकल कर ये आ रही है कि सबसे ज्यादा पूछताछ और सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद की है वो है, क्योंकि उमर वहां पर रहता था, वहां काम करता था और इस दौरान वो किन किन लोगों से वहां पर बातचीत ज्यादा करता था,
किस तरह की बातचीत करता था, जिससे कि कई सारी खबरें आ रही हैं कि ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश कई लोगों को की गई इस दौरान, वो भी चीजें क्या वहां पर हुई हैं या होती रही हैं, इन तमाम एंगल्स को जो है वो जांच जो टीमें हैं वो खंगाल रही हैं। इन्हीं संदिग्धों के आधार पर जो गिरफ्तारियां हैं वो भी लगातार हो रही हैं, चाहे मुंबई से हो चाहे लखनऊ से हो, अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जहां ये इतना बड़ा विस्फोटक बरामद होता है, जहां पर उमर का कनेक्शन निकलता है, उस कनेक्शन की तार जो है वो जल्द से जल्द जोड़ी जा सके, ताकि जो इसके पीछे का जो मेन मकसद है उसका पता लगाया जा सके। एक और कड़ी जो है उसको जोड़ने की कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके की बातें आ रही है कि जब भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ तो माना ही जा रहा है कि जो ये बड़ा प्लान किया जा रहा था कि एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी थी, उसको लेकर उथल पुथल जो है आतंकियों के मन में आ गया कि इतना विस्फोटक बरामद हो गया है तो बाकी जो विस्फोटक उनके पास रहा हो उसे किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। तो उसमें भी ये माना जा रहा है कि क्या उसके बाद उमर जो उसके पास विस्फोटक बचा हुआ था उसको लेकर क्या वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्या वो अपनी नई जगह तलाश रहा था, या आनंद फानन में उससे ये ब्लास्ट हो गया। तो इन तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है और फरीदाबाद, जैसे कि मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि एक एपिक सेंटर के तौर पर नजर आ रहा है इस पूरे ब्लास्ट का, उस पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों का है, चाहे दिल्ली पुलिस की टीमें हो, चाहे एनआईए की टीम हो, फरीदाबाद पुलिस को लगातार जांच कर ही रही है। तमाम टीमें जो है इसके इर्द गिर्द जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, इसमें ये भी जो है जानना बेहद अहम हो जाता है कि उमर की जो दिनचर्या थी, जो मिलने वाले लोग थे, या जिस तरह से, क्योंकि ये एक दिन की कार्रवाई नहीं हो सकती है, एक बड़ी तैयारी को दिखाता है। क्या कुछ इस बारे में भी पता लग पाया है, किस तरह से जो उसके आसपास के संपर्क सूत्र हैं उनको भी खंगाला जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे करीबी लोग जो लोग रहे हैं उनसे ज्यादा बातचीत की जा रही है कि उमर किस तरीके का उसका व्यवहार हुआ करता था। सबसे बड़ी बात तो अब तक जो निकल कर आई है, हालांकि सोर्सेज के जरिए ये जानकारी है कि उमर बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, अपने काम करता था, उसके बाद वो निकल जाता था। कहाँ ज्यादा समय बिताता था ये सबको नहीं बताता था। इन तमाम चीजों को भी तलाशा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पिछले दिनों, पिछले कम से कम 1-2 महीने या 6 महीने के भीतर सबसे ज्यादा मुलाकातें, सबसे ज्यादा कॉल और सबसे ज्यादा किन जगहों पर उमर देखा गया, इस बात को ज्यादा तक खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जो चीज अब तक निकल कर सामने आ रही है उसी के आधार पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। उमर को लेकर उसके परिवार से कश्मीर में भी बातचीत की गई है। उसके पिता से पूछा गया तो उसके पिता ने भी जो जानकारी दी इस पर ज्यादातर बात यही निकल कर आई कि जब से दिल्ली गया, दिल्ली से बहुत ज्यादा वो वापस घर नहीं आया, यानी कि वो घर कम आता था, घर के लोगों से बातचीत कम रखता था, ये उसके परिवार का कहना है। कोई ना कोई एक बड़ी साजिश के तहत वो यहाँ पर काम जरूर कर रहा था, रेकी जरूर की होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि वो लाल किले में जो पार्किंग है उसमें करीबन 3 घंटे तक रहा, 3 घंटे तक वो गाड़ी के भीतर ही रहा। तो क्या उसके मन में प्लान चल रहा था, क्या उसको निर्देश दिए जा रहे थे, कहां से वो कनेक्ट था, किस टेरर ग्रुप से वो जुड़ा हो सकता है, ये तमाम चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है। और इसको खंगालने के लिए यही वजह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जांच एजेंसियों की जांच चल रही है। वहीं से उनको लगता है कि एक बड़ा जो उनके हाथ में एक बड़ा साक्ष्य है वो लग सकता है, और जो तार जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो शायद यहाँ से जुड़ जाए और पता लगे कि आखिर ये जो विस्फोट हुआ है क्या ये आनंद फानन में हो गया, या एक पूरे प्लान के तहत हुआ है, या प्लान कुछ और था जिसको नाकाम करने में जो एजेंसियां हैं वो कामयाब रही। तो इन तमाम चीजों की जो है जांच फिलहाल चल रही है। बिल्कुल, तमाम पहलुओं की जांच चल रही है, आप नजर बनाए रखें। दीपक आपका, दिव्यांशु आपका, मुकेश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। पहले बीएलए की नियुक्ति के लिए उस बूथ का वोटर होना अनिवार्य था, लेकिन अब आयोग ने ये नियम बदल दिया है। नए नियम के तहत राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने पर भी बीएलए नियुक्त कर सकती है। जहां चुनाव आयोग के इस फैसले का भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है, वहीं वोटर्स की डबल एंट्री के इशू को लेकर आज बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और मीडिया प्राइम में यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत।
पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए